किसी ने क्या खूब कहा है, इट हर्ट्स a lot when you trust someone blindly and he proves that you are really blind. मैं परमिता आपको द साइलेंट जोन पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, उनको क्या नाम देना चाहिए जो दूसरों को कमज़ोर, नाकारा, दुर्बल समझते हैं, किंतु जब बारी आती है अपनी कर्तव्य की तो पीठ दिखाए भाग जाते हैं। क्या उन्हें कायर कह सकते हैं? चलिए जानते हैं आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की कायर से। लड़के का नाम केशव था, युवती का प्रेमा। दोनों एक ही कॉलेज के और एक ही क्लास के विद्यार्थी थे। केशव नए विचारों का लड़का था, जात पात के बंधनों का विरोधी। प्रेमा पुराने संस्कारों की कायल थी, पुरानी मर्यादाओं और प्रथाओं में पूरा यकीन रखने वाली। लेकिन फिर भी दोनों में गाढ़ा प्यार हो गया और यही बात सारे कॉलेज में मशहूर थी। केशव ब्राह्मण होकर भी वैश्य कन्या से प्रेम करता, अपना जीवन सार्थक करना चाहता था। उसे अपने माता पिता की परवाह न थी। कुल मर्यादा का ख्याल भी उसे स्वांग सा लगता था। उसके लिए सत्य कोई वस्तु थी तो प्रेमा थी, मगर प्रेमा के लिए माता पिता और कुल परिवार के आदेश के विरोध एक कदम बढ़ाना भी असंभव था। संध्या का वक्त था। विक्टोरिया पार्क के एक निर्जन स्थान में दोनों आमने सामने हरियाली पर बैठे हुए थे। सैर करने वाले एक एक करके विदा हो गए, मगर ये दोनों अभी वहीं बैठे हुए थे। उनमें एक ऐसा प्रसंग छिड़ा हुआ था जो किसी प्रकार समाप्त नहीं होता था। केशव ने झुंझला कर कहा, इसका ये अर्थ है कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है। प्रेमा ने उसको शांत करने की कोशिश करके कहा, तुम मेरे साथ अन्याय कर रहे हो केशव, लेकिन मैं इस विषय को माता पिता के समक्ष कैसे छेड़ूं? ये मेरी समझ में नहीं आता। वे लोग पुरानी रूढ़ियों के भक्त हैं। मेरी तरफ से कोई ऐसी बात सुनकर मन में जो जो शंकाएं होंगी उनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। केशव ने उग्र भाव से पूछा, तो तुम भी उन्हीं पुरानी रूढ़ियों की दासी हो? प्रेमा ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों में मृदु स्नेह भरकर कहा, नहीं, मैं उनकी गुलाम नहीं हूं, मगर माता पिता की इच्छा मेरे लिए और सब चीजों से अधिक मान्य है। तुम्हारा व्यक्तित्व कुछ नहीं है, ऐसा ही समझ लो। मैं तो समझता था कि ढकोसले मूर्खों के लिए ही है, मगर अब मालूम हुआ कि तुम जैसी विदुषियां भी उनकी पूजा करती है। जब मैं तुम्हारे लिए संसार को छोड़ने के लिए तैयार हूं तो तुमसे भी यही उम्मीद करता हूं। प्रेमा ने मन में सोचा, मेरा अपनी देह पर क्या हक है? जिन माता पिता ने अपने रक्त से मेरी सृष्टि की है तथा अपने स्नेह से उसे पाला है, उनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम करने का उसे कोई हक नहीं। उसने दीनता के साथ केशव से कहा, क्या प्रेम लड़की और पुरुष के रूप में ही रह सकता है, मैत्री के रूप में नहीं? मैं तो आत्मा का बंधन समझती हूँ। केशव ने कठोर भाव से कहा, इन दार्शनिक विचारों से तुम मुझे पागल कर दोगी प्रेमा। बस इतना ही समझ लो कि मैं निराश होकर जिंदा नहीं रह सकता। मैं प्रत्यक्षवादी हूँ तथा कल्पनाओं के संसार में प्रत्यक्ष का आनंद उठाना मेरे लिए असंभव है। यह कहकर उसने प्रेमा का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचने की चेष्टा की। प्रेमा ने झटके से हाथ छुड़ा लिया तथा बोली, नहीं केशव, मैं कह चुकी हूँ कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तुम मुझसे वो वस्तु न मांगो जिस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है।
केशव को यदि प्रेमा ने कठोर शब्द कहे होते तो उसे इतना दुख न हुआ होता। एक पल तक वो मन मारे बैठा रहा, फिर उठकर निराशा भरे स्वर में बोला, जैसी तुम्हारी इच्छा। आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ वहां से चला गया। प्रेमा अब भी वहीं बैठी आंसू बहाती रही। रात को भोजन करके प्रेमा जब अपनी माँ के साथ लेटी तो उसकी आंखों में नींद न थी। केशव ने उसे एक ऐसी बात कह दी थी जो चंचल जल में पड़ने वाली छाया की भांति उसके दिल पर छाई हुई थी। प्रत्येक क्षण उसका रूप बदलता था। वो उसे स्थिर न कर सकती थी। माता से इस विषय में कुछ कहे तो कैसे, शर्म मुंह बंद कर देती थी। उसने सोचा, यदि केशव के साथ विवाह न हुआ तो उस समय मेरा क्या कर्तव्य होगा। अगर केशव ने कुछ उद्दंडता कर डाली तो मेरे लिए संसार में फिर क्या रह जाएगा। लेकिन मेरा बस ही क्या है। इन भांति भांति के विचारों में एक बात उसके मन में निश्चित हुई। वो ये थी कि केशव के अलावा वो और किसी से विवाह न करेगी। उसकी माता ने पूछा, क्या तुझे अब तक नींद न आई? मैंने तुझसे कितनी बार कहा है थोड़ा बहुत घर का कामकाज कर, मगर तुझे किताब से ही फुर्सत नहीं मिलती। 4 दिन में तू पराए घर जाएगी, कौन जाने कैसा घर मिले। यदि कुछ काम न करने की आदत रही तो कैसे निभा होगा। प्रेमा ने भोलेपन से कहा, मैं पराए घर जाऊंगी ही क्यों। माता ने मुस्कुराकर कहा, लड़कियों के लिए यही तो सबसे बड़ी विपत्ति है बेटी। माँ बाप की गोद में पलकर जो ही सयानी हुई दूसरों की ही हो जाती। यदि अच्छे प्राणी मिले तो जीवन आराम से कट गया, नहीं तो रो रो कर दिन काटना पड़ा। सब कुछ भाग्य के अधीन है। अपनी बिरादरी में तो मुझे कोई घर नहीं भाता, कहीं स्त्रियों का आदर नहीं, लेकिन करनी तो बिरादरी में ही पड़ेगी। न जाने ये जात पात का बंधन कब टूटेगा। प्रेमा डरते डरते बोली, कहीं कहीं तो बिरादरी के बाहर भी विवाह होने लगे हैं। उसने कहने को कह दिया, मगर उसका हृदय कांप रहा था कि माताजी कुछ भांप न जाए। माता ने विस्मय के साथ पूछा, क्या हिंदुओं में ऐसा हुआ है? फिर उसने आप ही आप उस सवाल का जवाब भी दिया, और 2-4 जगह ऐसा हो भी जाए तो उससे क्या होता है। प्रेमा ने उसका कुछ उत्तर न दिया। भय हुआ कि माता कहीं उसका आशय समझ न जाए। उसका भविष्य एक अंधेरी खाई के भांति उसके सामने मुंह खोले खड़ा था, मानो उसे निगल जाएगा। उसे न जाने कब नींद आ गई। प्रातःकाल प्रेमा सोकर उठी तो उसके दिल में एक विचित्र साहस का उदय हो गया था। सभी महत्वपूर्ण फैसले हम आकस्मिक रूप से कर लिया करते हैं। समझो कोई दैवीय शक्ति हमें उनकी तरफ खींच ले जाती है। वही हालत प्रेमा की थी। कल तक वो माता पिता के निर्णय को मान्य समझती थी, पर संकट को सामने देखकर उसमें उस हवा की तरह हिम्मत पैदा हो गई थी जिसके सामने कोई पर्वत आ गया हो। वही मंद हवा प्रबल वेग से पर्वत के मस्तक पर चढ़ जाती है तथा उसे कुचलती हुई दूसरी तरफ जा पहुंचती है। प्रेमा मन में सोच रही थी, माना ये देह माता पिता की है, मगर आत्मा तो मेरी है। मेरी आत्मा को जो कुछ भुगतना पड़ेगा वो इसी देह से भुगतना पड़ेगा। अब वो इस विषय में संकोच करना अनुचित ही नहीं, घातक समझ रही थी। अपने जीवन को क्यों एक झूठे सम्मान पर बलिदान करें। उसने सोचा, ब्याह का आधार अगर प्रेम न हो तो वो देह का विक्रय है। आत्मसमर्पण क्या बिना प्रेम के भी हो सकता है?
इस कल्पना से ही न जाने किस अपरिचित लड़के से उसका विवाह हो जाएगा, उसका हृदय विद्रोह कर उठा। वो अभी नाश्ता करके कुछ पढ़ने जा ही रही थी, उसके पिता ने प्रेमा को पुकारा। कहा, मैं कल तुम्हारे प्रिंसिपल के पास गया था, वे तुम्हारी बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। प्रेमा ने सरल भाव से कहा, आप तो यूं ही कहा करते हैं। नहीं, सच। ये कहते हुए उन्होंने अपनी मेज की दराज खोली तथा मखमली चौखटे में जड़ी हुई एक तस्वीर निकालकर उसे दिखाते हुए बोले, ये युवक ICS के इम्तिहान में प्रथम आया है। इसका नाम तो तुमने सुना होगा। बूढ़े पिता ने ऐसी भूमिका बांधी थी कि माँ उनका आशय न समझ सकी, मगर प्रेमा भाप गई। उसका मन तीर की तरह लक्ष्य पर जा पहुंचा। उसने बिना तस्वीर की ओर देखे ही कहा, नहीं, मैंने तो उसका नाम नहीं सुना। पिता ने बनावटी हैरत से कहा, क्या तुमने उसका नाम ही नहीं सुना? आज के दैनिक पत्र में उसका चित्र और जीवन वृतांत छपा है। प्रेमा ने रुखाई से जवाब दिया, होगा, लेकिन मैं तो उस परीक्षा का कोई महत्व नहीं समझती हूँ। जो लोग इस परीक्षा में बैठते हैं वे परले सिरे के स्वार्थी होते हैं। आखिर उनका उद्देश्य इसके सिवा और क्या होता है कि अपने गरीब, निर्धन, दलित भाइयों पर शासन करें, खूब धन संचय करें। ये तो जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। इस आपत्ति में जलन थी, अन्याय था, निर्दयता था। पिताजी ने समझा था प्रेमा ये बखान सुनकर लट्टू हो जाएगी। ये उत्तर सुनकर तीखे स्वर में बोले, तू तो ऐसी बात कर रही है जैसे तेरे लिए धन और अधिकार का कोई मूल्य नहीं है। इस आपत्ति में जलन थी, अन्याय था, निर्दयता थी। पिताजी ने समझा था प्रेमा ये बखान सुनकर लट्टू हो जाएगी। ये उत्तर सुनकर तीखे स्वर में बोले, तू तो ऐसी बातें कर रही है जैसे तेरे लिए धन और अधिकार का कोई मूल्य ही नहीं है। प्रेमा ने ढिठाई से कहा, हाँ, मैं तो इसका मूल्य नहीं समझती। मैं तो व्यक्ति में त्याग देखती हूँ। मैं ऐसे लड़कों को जानती हूँ जिन्हें ये पद जबरदस्ती भी दिया जाए तो स्वीकार न करेंगे। पिता ने उपहास के तरीके से कहा, ये तो आज मैंने नई बात सुनी। मैं तो देखता हूँ कि छोटी छोटी नौकरियों के लिए लोग मारे मारे फिरते हैं। मैं जरा उस लड़के की सूरत देखना चाहता हूँ जिसमें इतना त्याग हो। मैं तो उसकी पूजा करूँगा। शायद किसी दूसरे मौके पर ये शब्द सुनकर प्रेमा लज्जा से सिर झुका लेती, पर इस समय उसकी हालत उस सिपाही की सी थी जिसके पीछे गहरी खाई हो। आगे बढ़ने के अलावा उसके लिए और कोई मार्ग न था। अपने आवेश को संयम में दबाती हुई, आंखों में विद्रोह भरे वो अपने कमरे में गई तथा केशव के कई चित्रों में से एक वो चित्र चुनकर लाई जो उसकी निगाह में सबसे खराब था तथा पिता के सामने रख दिया। बूढ़े पिताजी ने चित्र को उपेक्षा के भाव से देखा, लेकिन पहली दृष्टि ही में उसने उन्हें आकर्षित कर लिया। ऊंचा कद था तथा दुर्बल होने पर भी उसका गठन, स्वास्थ्य और संयम का परिचय दे रहा था। मुख पर प्रतिभा का तेज न था, मगर विचारशीलता का कुछ ऐसा प्रतिबिंब था जो उसके मन में विश्वास पैदा करता था। उन्होंने उस चित्र की ओर देखते हुए पूछा, ये किसका फोटो है? प्रेमा ने संकोच से सिर झुकाकर कहा, ये मेरी क्लास में पढ़ते हैं। अपनी ही बिरादरी का है? प्रेमा की मुखमुद्रा घूमिल हो गई। इसी सवाल के उत्तर पर उसकी किस्मत का फैसला हो जाएगा। उसके मन में पछतावा हुआ कि व्यर्थ में इस चित्र को यहाँ लाई। उसमें एक क्षण के लिए जो दृढ़ता आई थी
वो इस पहले सवाल के सामने कातर हो उठी। दबी हुई आवाज में बोली, जी नहीं, वो ब्राह्मण है। तथा कहने के साथ ही क्षुब्ध होकर कमरे से निकल गई, मानो यहाँ की हवा में उसका गला घोटा जा रहा हो, और दीवार की आड़ में होकर रोने लगी। लालाजी को तो पहले गुस्सा आया कि प्रेमा को बुलाकर साफ साफ कह दें कि ये असंभव है। वे उसी क्रोध में दरवाजे तक आए, लेकिन प्रेमा को रोते देखकर नम्र हो गए। इस लड़के के प्रति प्रेमा के मन में क्या भाव थे, ये उनसे छिपा न रहा। वे स्त्री शिक्षा के पूरे समर्थक थे, मगर इसके साथ ही कुल मर्यादा की रक्षा भी करना चाहते थे। अपनी ही जाति के सुयोग्य वर्ग के प्रति अपना सर्वस्व अर्पण कर सकते थे, लेकिन उस क्षेत्र के बाहर कुलीन से कुलीन और योग्य से योग्य वर्ग की कल्पना भी उनके लिए असह्य थी। इससे बड़ा अपमान वे सोच ही न सकते थे। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, आज से कॉलेज जाना बंद कर दो। अगर शिक्षा कुल मर्यादा को डुबोना ही सिखाती है तो कुशिक्षा है। प्रेमा ने कातर कंठ से कहा, परीक्षा तो नजदीक आ गई है। लालाजी ने कहा, आने दो, और फिर अपने कमरे में जाकर ख्यालों में डूब गए। 6 माह गुजर गए। लालाजी ने घर में आकर पत्नी को अकेले में बुलाया और बोले, जहाँ तक मुझे पता हुआ है, केशव बहुत ही सुशील और प्रभावशाली युवक है। मैं तो समझता हूँ प्रेमा इस दुख में घुल घुल कर प्राण दे देगी। तुमने भी समझाया, मैंने भी समझाया, दूसरों ने भी समझाया, पर उस पर कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसी दशा में हमारे लिए और क्या उपाय है? उनकी पत्नी ने चिंतित भाव से कहा, कर तो दोगे, किंतु रहोगे कहाँ? न जाने कहाँ से ये कुलक्षणी ने मेरे कोख में आ गई। लालाजी ने भवें सिकोड़कर अपमान के साथ कहा, ये तो 1000 दफा सुन चुका, लेकिन कुल मर्यादा के नाम को कहाँ तक रोएं? चिड़िया का पर खोलकर ये उम्मीद करना कि वो तुम्हारे आंगन में ही फुदकती रहेगी, भ्रम है। मैंने इस सवाल पर ठंडे दिल से विचार किया है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि हमें इस आपदर्ग को मंजूर कर लेना ही चाहिए। कुल मर्यादा के नाम पर मैं प्रेमा की हत्या नहीं कर सकता। दुनिया हंसती हो हंसे, किंतु वो जमाना बहुत जल्द आने वाला है जब ये सभी बंधन टूट जाएंगे। आज भी अनेकों विवाह जात पात के बंधनों को तोड़कर हो चुके हैं। अगर विवाह का उद्देश्य स्त्री और मर्द का सुखमय जीवन है तो हम प्रेमा की उपेक्षा नहीं कर सकते। वृद्धा ने क्षुब्ध होकर कहा, जब तुम्हारी यही मर्जी है तो मुझसे क्या पूछते हो? लेकिन मैं कह देती हूँ कि मैं इस शादी के नजदीक न जाऊंगी, न कभी इस छोकरी का मुंह देखूंगी। समझ लूंगी जैसे और लड़के मर गए वैसे ये भी मर गई। तो फिर आखिर तुम क्या करने को कहती हो? क्यों नहीं उस लड़के से शादी कर देते? उसमें क्या बुराई है? वो 2 साल में सिविल सर्विस पास करके आ जाएगा। केशव के पास क्या रखा है? बहुत होगा किसी दफ्तर में क्लर्क हो जाएगा। और यदि प्रेमा प्राण हत्या कर ले तो कर ले। तुम तो उसे अधिक से देते हो। जब उसे हमारी परवाह नहीं है तो हम उसके लिए अपना नाम क्यों कलंकित करें? प्राण हत्या करना कोई खेल तो नहीं है। ये सब धमकी है। मन घोड़ा है, जब तक उसे लगाम न दो पुट्ठे पर हाथ भी नहीं रखने देता। जब उसके दिल का ये हाल है तो कौन कहे केशव के साथ ही जिंदगी भर निवाह करेगी। जिस प्रकार आज उससे प्रेम है उसी तरह कल दूसरे से हो सकता है। तो क्या पत्ते और अपना मांस बिकवाना चाहते हो?
लालाजी ने स्त्री को प्रश्नसूचक नजर से देखकर कहा, और अगर वो कल खुद जाकर केशव से शादी कर ले तो तुम क्या कर लोगी? फिर तुम्हारी कितनी इज्जत रह जाएगी? वो चाहे संकोचवश अथवा हम लोगों के लिहाज से यूं ही बैठी रहे, पर यदि जिद पर कमर बांध ले तो हम तुम कुछ नहीं कर सकते। इस समस्या का ऐसा भीषण अंत हो सकता है, ये इस वृद्धा के ध्यान में भी न आया था। ये प्रश्न बम के गोले की तरह उसके मस्तक पर गिरा। एक क्षण तक वो हैरान बैठी रह गई, मानो इस आघात ने उसकी बुद्धि की धज्जियां उड़ा दी हो। फिर पराभूत होकर कहने लगी, तुम्हें अनोखी ही कल्पनाएं सूझती है। मैंने तो आज तक कभी भी नहीं सुना कि किसी कुलीन लड़की ने अपनी इच्छा से विवाह किया है। तुमने ना सुना हो, किंतु मैंने सुना है और देखा है, और ऐसा होना बहुत संभव है। जिस दिन ऐसा होगा उस रोज तो मुझे जीता ना देखोगे। मैं ये नहीं कहता कि ऐसा ही होगा, किंतु होना संभव है। तो जब ऐसा होना है तो इससे तो यही बेहतर है कि हम ही इसका प्रबंध करें। जब नाक ही कट रही है तो तेज छुरी से क्यों नहीं कटे? कल केशव को बुलाकर देखो क्या कहता है। केशव के पिता सरकारी पेंशनर थे, मिजाज के चिड़चिड़े और कृपण। धर्म के आडंबरों में ही उनके मन को शांति मिलती थी। कल्पना शक्ति का अभाव था। किसी के मनोभाव का सम्मान न कर सकते थे। वे अब भी उस दुनिया में रहते थे जिसमें उन्होंने अपने बचपन तथा जवानी के दिन काटे थे। नवयुग की बढ़ती हुई लहर को वो सर्वनाश कहते थे तथा कम से कम अपने घर को दोनों हाथों और पैरों का जोर लगाकर उससे बचाए रखना चाहते थे। इसलिए जब एक दिन प्रेमा के पिता उसके पास पहुंचे और केशव से प्रेमा के विवाह का प्रस्ताव किया तो बूढ़े पंडित जी अपने आप में नहीं रह सके। धुंधली आंखें फाड़कर बोले, आप भांग खाकर तो नहीं आए हैं? इस तरह का संबंध, और चाहे जो कुछ हो, विवाह नहीं है। ज्ञात होता है आपको भी नए जमाने की हवा लग गई। बूढ़े बापूजी ने नम्रता से कहा, मैं स्वयं ऐसा संबंध नहीं पसंद करता। इस विषय में मेरे भी वही विचार है जो आपके हैं, पर बात ऐसी आ पड़ी है कि मुझे मजबूर होकर आपकी सेवा में आना पड़ा। आजकल के लड़के तथा लड़कियां कितने स्वेच्छाचारी हो गए हैं, ये तो आप जानते ही हैं। हम वृद्ध लोगों के लिए अब अपने सिद्धांतों की रक्षा करना कठिन हो गया है। मुझे डर है कि कहीं ये दोनों निराश होकर अपनी जान पर न खेल जाएं। बूढ़े पंडित जी धरती पर पांव पटकते हुए गरज उठे, आप क्या कहते हैं साहब? आपको लज्जा नहीं आती? हम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में भी कुलीन। ब्राह्मण कितने ही पतित हो गए हो, इतने मर्यादा शून्य नहीं हुए हैं कि बनिए वकीलों की कन्या से विवाह करते फिरे। जिस रोज कुलीन ब्राह्मणों में लड़कियां न रहेंगी उस दिन ये समस्या उपस्थित हो सकती है। मैं कहता हूं, आपको मुझसे ये बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? बूढ़े बाबूजी जितना ही दबते थे उतना ही पंडित जी बिगड़ते थे। यहाँ तक कि लाला जी अपना अपमान अधिक न सह सके और अपनी तकदीर को कोसते हुए चले गए। उसी समय केशव कॉलेज से आया। पंडित जी ने तुरंत उसे बुलाकर कठोर कंठ से कहा, मैंने सुना है तुमने किसी बनिए की लड़की से अपना शादी तय कर ली है। ये खबर कहाँ तक ठीक है? केशव ने अनजान बनकर पूछा, आपसे किसने कहा? किसी ने कहा। मैं पूछता हूँ, ये बात सही है या नहीं? अगर ठीक है
और तुमने अपनी मर्यादा को डुबाना तय कर लिया है, तो तुम्हारे लिए हमारे घर में कोई स्थान नहीं। तुम्हें मेरी कमाई पर एक ढेला भी नहीं मिलेगा। मेरे पास जो कुछ है वो मेरी अपनी कमाई है। मुझे अख्तियार है कि मैं उसे जिसे चाहूं दे दूं। तुम ये अनीति करके मेरे मकान में कदम नहीं रख सकते। केशव पिता की आदत से परिचित था। प्रेमा से उसे प्रेम था। वो गुप्त रूप से प्रेमा से विवाह कर लेना चाहता था। बाप सदा तो बैठा न रहेंगे। माता के स्नेह पर उसे विश्वास था। उस प्रेम की तरंग में वो सारे दुखों को झेलने के लिए तैयार मालूम होता था। लेकिन जैसे कोई कायर सिपाही बंदूक के सम्मुख जाकर हिम्मत खो बैठता है और कदम पीछे हटा लेता है, वही दशा केशव की हुई। वो साधारण युवकों की तरह सिद्धांतों के लिए बड़े बड़े तर्क कर सकता था। जवान से उनमें अपनी भक्ति की दुहाई दे सकता था, लेकिन इसके लिए यातनाएं झेलने की सामर्थ्य उसमें न थी। अगर वो अपनी हठ पर अड़ा और पिता ने भी अपनी टेक रखी, तो उसका कहाँ ठिकाना लगेगा। उसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा। उसने दबी हुई जबान में कहा, जिसने आपसे ये कहा है बिल्कुल झूठ है। पंडित जी ने तीव्र नेत्रों से देखकर कहा, तो ये खबर बिल्कुल गलत है? जी हाँ, बिल्कुल गलत। तो तुम आज ही इसी समय उस बनिए को खत लिख दो और याद रखो कि अगर इस प्रकार की चर्चा फिर कभी उठी तो मैं तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु होऊंगा। बस जाओ। केशव और कुछ नहीं कह सका। वो यहाँ से चला तो ऐसा मालूम होता था कि पैरों में दम नहीं है। दूसरे दिन प्रेमा ने केशव के नाम ये खत लिखा, प्रिय केशव, तुम्हारे पूज्य पिताजी ने लालाजी के साथ जो अनिष्ट तथा अपमानजनक व्यवहार किया है, उसका हाल सुनकर मेरे दिल में बड़ी शंका उत्पन्न हो रही है। शायद उन्होंने तुम्हें भी डांट फटकार लगाई होगी। ऐसी दशा में मैं तुम्हारा निश्चय सुनने के लिए विकल हो रही हूँ। तुम्हारे साथ हर तरह का कष्ट झेलने को तैयार हूँ। मुझे तुम्हारे पिताजी की जायदाद का मोह नहीं है। मैं तो केवल तुम्हारा प्रेम चाहती हूँ और उसी में खुश हूँ। आज शाम को यहीं आकर भोजन करो। दादा और माँ दोनों तुमसे मिलने के लिए बहुत इच्छुक है। मैं वो सपने देखने में लगी हूँ जब हम दोनों उस सूत्र में बंध जाएंगे जो टूटना ही नहीं जानता, जो बड़े से बड़े आपत्ति में भी अटूट रहता है। तुम्हारी प्रेमा। शाम हो गई और पत्र का कोई जवाब न आया। उसकी माता बार बार पूछती थी, केशव आए नहीं? बूढ़े लालाजी दरवाजे की ओर आंख लगाए बैठे थे। यहाँ तक कि रात के 9 बज गए, पर न तो केशव ही आए न ही उनका पत्र। प्रेमा के दिल में भांति भांति के संकल्प विकल्प उठ रहे थे। कदाचित उन्हें पत्र लिखने का अवकाश न मिला होगा, अथवा आज आने की फुर्सत न मिली होगी। कल अवश्य आएंगे। केशव ने पहले उसके पास जो प्रेम पत्र लिखे थे उन सबको उसने फिर पढ़ा। उनके एक एक शब्द से कितना अनुराग टपक रहा था। उनमें कितना कंपन था, कितनी विकलता, कितनी तीव्र आकांक्षा। फिर उसे केशव के वो वाक्य याद आए जो उसने सैकड़ों ही बार कहे थे। कितनी बार वो उसके सामने रोया था। इतने प्रमाणों के होते हुए मायूसी के लिए कहाँ स्थान था, मगर फिर भी सारी रात्रि उसका मन जैसे सूली पर टंगा रहा। प्रातःकाल केशव का उत्तर आया। प्रेमा ने कांपते हाथों से पत्र लेकर पढ़ा। पत्र हाथ से गिर गया।
ऐसा जान पड़ा मानो उसकी देह का खून स्थिर हो गया हो। लिखा था, मैं बड़ी मुसीबत में हूँ कि तुम्हें क्या जवाब दूँ। मैंने इधर इस समस्या पर खूब ठंडे दिल से विचार किया है तथा इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वर्तमान दशाओं में मेरे लिए पिता की अनुमति की उपेक्षा करना दुस्सह है। मुझे कायर न समझना, मैं स्वार्थी भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे सामने जो बाधाएं हैं उन पर विजय पाने की ताकत मुझ में नहीं है। पुरानी बातों को भूल जाओ, उस समय मैंने इन बाधाओं की कल्पना नहीं की थी। प्रेमा ने एक लंबी गहरी जलती हुई सांस खींची तथा उस खत को फाड़कर फेंक दिया। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। जिस कैसब को उसने अपने अंतःकरण से वर लिया था वो इतना निष्ठुर कैसे हो जाएगा, इसकी उसको रत्ती भर भी उम्मीद न थी। ऐसा मालूम पड़ा मानो अब वो कोई सुनहला सपना देख रही थी, पर आंख खुलने पर वो सब कुछ गायब हो गया। जीवन में जब आशा ही लुप्त हो गई हो तो अब अंधकार के सिवा और क्या है। अपने हृदय की सारी संपत्ति लगाकर उसने एक नाव लदवाई थी। वो नाव जलमग्न हो गई। अब दूसरी नौका कौन वहां से लदवाए। अगर वो नाव टूटी है तो उसके साथ वो भी डूब जाएगी। माता ने पूछा, क्या केशव का खत है? प्रेमा ने भूमि की ओर देखते हुए कहा, हाँ, उनकी तबीयत अच्छी नहीं है। इसके अलावा और क्या कहे। केशव की निष्ठुरता और बेवफाई का समाचार कहकर लज्जित होने की हिम्मत उसमें नहीं थी। दिन भर वो घर के काम धंधों में लगी रही, मानो उसे कोई फिक्र ही नहीं है। रात को उसने सबको भोजन कराया, स्वयं भी भोजन किया और बड़ी देर तक हारमोनियम पर गाती रही। मगर प्रातःकाल हुआ तो उसके कमरे में उसकी लाश पड़ी हुई थी। प्रभात की सुनहरी किरणें उसके पीले मुख को जिंदगी की आभा प्रदान कर रही थी। कहानी समाप्त हुई। ऐसे लोगों के लिए क्या कायर शब्द पर्याप्त है? आप बताइए। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी हो। आप किस लेखक को सुनना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताएं। मैं फिर मिलूंगी आपके पसंद के एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं विदाई लेती हूँ। जय जगन्नाथ।